आज दोपहर में मैं और मेरे पति राघव कोई नई पिक्चर देखने की बातें कर रहे थे। राघव ने कहा, मैडम कौन सी पिक्चर देखेंगी? कॉमेडी वाली अक्षय कुमार की या कोई फैमिली पिक्चर या कोई नई लव स्टोरी वाली? मैंने सोचते हुए पति से कहा, क्यों ना कोई फैमिली ड्रामा देखते हैं। अच्छा दीजिए रिमोट, मैं ही लगाती हूँ। फिर अचानक डोरबेल की आवाज़ सुनाई पड़ी कानों में। दौड़ते हुए मैंने नीचे जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही देखा कि डाकिया आया है और कई पत्रों के बीच में से भोपाल से किसी शिल्पा नाम की महिला का एक रजिस्टर्ड पत्र 30,000 रुपये ड्राफ्ट के साथ था। उत्सुकतावश मैं एक ही सांस में पूरा पत्र पढ़ गई, जिसमें उस महिला ने अपनी कठिनाई भरे दौर में हमारे द्वारा दिए गए इन रुपयों के लिए धन्यवाद लिखा था और आज 10 सालों के बाद वे रुपए हमें लौटाए थे। वह खुद आना चाहती थी, पर यह सोचकर नहीं आई कि संभवतः उसके द्वारा लौटाए जाने पर हम वह रुपए वापस ना लें। शिल्पा का नाम आते ही मानस पटल पर अतीत का पन्ना खुल गया। छोटी सी उम्र में ही कितने दुख उठाने पड़े थे उसे, लेकिन अपनी हिम्मत और ज़िंदगी में कुछ करने की लगन से उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पत्र पढ़ने के बाद मैं देर तक शिल्पा के बारे में सोचती रही, पर ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। अरे राशि, शिल्पा कहीं वही लड़की तो नहीं जो बरसों पहले कुछ समय तक मुझसे पढ़ती रही थी? मेरे पति राघव अतीत को कुरेदते हुए बोले तो एकाएक मुझे सब याद आ गया। उन दिनों शिल्पा अपनी माँ रेवती के साथ मेरे घर का काम करने आती थी। एक दिन वह अकेली ही आई। पूछने पर पता चला कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन बाद जब रेवती फिर काम पर आई तो बहुत कमज़ोर दिख रही थी। जैसे ही मैंने उसका हाल पूछा, वह अपना काम छोड़कर मेरे सामने बैठकर रोने लगी। मैं हतप्रभ भी और परेशान भी कि अकारण ही उसकी किस दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया। रेवती ने बताया कि उसने अब तक के अपने जीवन में दुख और अभाव ही देखे हैं। 4 बेटियां होने पर ससुराल में केवल प्रताड़ना ही मिलती रही। बड़ी 3 बेटियों की तो किसी न किसी तरह से शादी कर दी। बस अब तो शिल्पा को ब्याहने की ही चिंता है, पर वह पढ़ना चाहती है। रेवती कुछ देर को रुकी, फिर आगे बोली कि अपनी मेहनत से शिल्पा 10वीं तक पहुंच गई है, पर अब ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। तब मैंने पति से इस बारे में बात की, जो उसे निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अपनी लगन व परिश्रम से शिल्पा 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हो गई। उसके बाद उसने सिलाई कढ़ाई भी सीखी। कुछ समय बाद थोड़ा दान दहेज जोड़कर रेवती ने उसके हाथ पीले कर दिए। अभी शिल्पा की शादी हुए 1 साल भर बीता था कि वह एक बेटे की माँ बन गई। एक दिन जब वह अपने बच्चे सहित मुझसे मिलने आई तो उसका चेहरा देख मैं हैरान हो गई। कहाँ 1 साल पहले वह सुंदर सजीला लाल जोड़े में सिमटा खिलखिला शिल्पा का चेहरा, और कहाँ यह बीमार सा दिखने वाला बूझा बूझा सा चेहरा। क्या बात है रेवती, शिल्पा सुखी तो है ना अपने घर में? मैंने सशंकित हो पूछा। व्यथित मन से रेवती बोली, लड़कियों का क्या सुख और क्या दुख बीबी, जिस खूटे से बांध दो बंधी रहती हैं बेचारी चुपचाप। फिर भी कोई बात तो होगी जो सूख कर कांटा हो गई है। मेरे पुनः पूछने पर रेवती तो खामोश रही, पर शिल्पा ने बताया, विवाह के 6 महीने तक तो सब ठीक चल रहा था। धीरे धीरे पति का पाश्विक रूप सामने आता गया। वह जुआरी और शराबी था। हर रात नशे में धुत होकर घर लौटने पर अकारण ही गाली गलौज करता, मार पीट करता, और कई बार तो मुझे आधी रात को बच्चे सहित घर से बाहर धकेल देता। सास ससुर भी मुझ में ही दोष खोजते हुए बुरा भला कहते। मैं कई दिन भूखी प्यासी पड़ी रहती, पर किसी को मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। अब तो मेरा जीवन नरक समान हो गया है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। मानव मन भी अबूझ होता है। कभी कभी तो खून के रिश्तों को भी भीड़ समझकर उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, तो कभी अनाम रिश्तों के अकारण ही गले लगाकर उनके दुख को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता शिल्पा से जुड़ गया था मेरा। अगले दिन जब रेवती काम पर आई तो मैं उसे देर तक समझाती रही
कि शिल्पा पढ़ी लिखी है, सिलाई कढ़ाई जानती है, इसलिए वह उसे दोबारा उसके ससुराल न भेजकर उसकी योग्यता के आधार पर उससे कपड़े सीने का काम करवाए, ताकि पति व ससुराल वालों के अत्याचारों से छुटकारा मिल सके। मेरे इस सुझाव पर रेवती ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपना काम समाप्त कर बोझिल कदमों से घर लौट गई। एक सप्ताह बाद पता चला कि शिल्पा को उसके ससुराल वाले वापस ले गए। मैं कर भी क्या सकती थी, ठगी सी बैठी रह गई। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इस बीच में मैंने रेवती से शिल्पा के बारे में कभी कोई बात नहीं की, पर एक दिन शिल्पा के दूसरे बेटे के जन्म के बारे में जानकर मैं रेवती पर बहुत बिगड़ी कि आखिर उसने शिल्पा को ससुराल भेजा ही क्यों। रेवती अपराध बोध से पीड़ित हो बिलखती रही, पर गरीबी, एकाकीपन और अपने असुरक्षित भविष्य को लेकर वह शिल्पा के लिए करती भी तो क्या। वह तो केवल अपनी स्थिति और सामाजिक परिवेश को ही कोस सकती थी, जहां निम्न वर्गीय परिवार की अधिकांश स्त्रियों की स्थिति पशुओं से भी गई गुजरी होती है। पहले तो जन्म लेते ही माता पिता के घर लड़की होने के कारण धुतकारी जाती हैं और विवाह के बाद अर्थी उठने तक ससुराल वालों के अत्याचार सहती है। भोग की वस्तु बनी निरंतर बच्चे जनती है और कीड़े मकोड़ों की तरह हर पल रौंदी जाती है। फिर भी अनवरत मौन धारण किए ऐसे यातना भरे नारकीय जीवन को ही अपनी तकदीर मान जीने का नाटक करते हुए एक दिन चुपचाप मर जाती है। शिल्पा के साथ भी तो यही सब हो रहा था। ऐसी स्थिति में ही वह तीसरी बार फिर माँ बनने को हुई। उसे गर्भ धारण किए अभी 8 महीने ही हुए थे कि कमजोरी और कई दूसरों के कारण उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इत्तेफाक से उन दिनों वह माँ के पास ही आई हुई थी। तो मैंने शिल्पा से परिवार नियोजन के बारे में बात की तो बूझे स्वर में उसने कहा कि फैसला करने वाले तो उसकी ससुराल वाले हैं और उनका विचार है कि संतान तो भगवान की देन है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं है। मेरे बार बार समझाने पर शिल्पा ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य को देखते हुए मेरी बात मान ली और ऑपरेशन करवा लिया। यूँ तो अब मैं संतुष्ट थी, फिर भी शिल्पा की हालत और रेवती की आर्थिक स्थिति को देखते हुए परेशान भी थी। मेरी परेशानी को भांपते हुए मेरे पति ने सहज भाव से 30,000 रुपये शिल्पा को देने की बात कही, ताकि पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद वह इन रुपयों से कोई छोटा मोटा काम शुरू करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पति की यह बात सुन मैं कुछ पल को समस्त चिंताओं से मुक्त हो गई। अगले ही दिन शिल्पा को साथ ले जाकर मैंने बैंक में उसके नाम का खाता खुलवा दिया और वह रकम उसके नाम में जमा करवा दी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह उसका लाभ उठा सके। अभी इस बात को 2-4 दिन ही बीते थे कि हमें अपनी भतीजी की शादी में कोलकाता जाना पड़ा। 15-20 दिन बाद जब हम वापस लौटे तो मुझे शिल्पा का ध्यान हो आया, सो रेवती के घर चली गई, जहाँ ताला पड़ा था। उसकी पड़ोसी ने शिल्पा के बारे में जो कुछ बताया उसे सुन मैं अवाक रह गई। हमारे कोलकाता जाने के अगले दिन ही शिल्पा का पति आया और उसे बच्चों सहित यह कहकर अपने घर ले गया कि वहाँ उसे पूरा आराम और अच्छी खुराक मिल जाएगी जिसकी उसे ज़रूरत है। किंतु 2 दिन बाद ही यह खबर आग की तरफ फैल गई कि शिल्पा ने अपने दोनों बच्चों सहित नहर में कूदकर जान दे दी। तब से रेवती का भी कुछ पता नहीं, कौन जाने जीवित भी है या मर गई। कैसी निढाल हो गई थी मैं उस क्षण यह सब जानकर, और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। पर आज शिल्पा का पत्र मिलने पर एक सुखद आश्चर्य का सैलाब मेरे हर ओर उमड़ रहा था। साथ ही कई प्रश्न मुझे बेचैन भी करने लगे थे, जिनका शिल्पा से मिलकर समाधान चाहती हूँ। जब मैंने पति से अपने मन की बात कही तो मेरी बेचैनी को देखते हुए वह मेरे साथ भोपाल चलने को तैयार हो गए। 1-2 दिन बाद जब हम पत्र में लिखे पते के अनुसार शिल्पा के घर पहुँचे तो दरवाज़ा एक 11 से 13 साल के लड़के ने खोला और यह जानकर कि हम शिल्पा से मिलने आए हैं वह हमें बैठक में ले गया। अभी हम बैठे ही थे कि वह आ गई। वही सादा सलोना रूप, हाँ शरीर पहले की अपेक्षा कुछ भर गया था। आते ही वह मेरे गले से लिपट गई।
मैं कुछ देर उसकी पीठ सहलाती रही, फिर भावावेश में डूब बोली, शिल्पा, यह कैसी बचकानी हरकत की थी तुमने, नहर में कूदकर जान देने की। अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा? कोई ऐसा भी करता है क्या? बच्चे तो ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? बच्चों के बारे में पूछने पर वह एकाएक रोने लगी, फिर भरे गले से बोली, छुटका नहीं रहा दीदी, डूबकर मर गया। मुझे और बेटे को किनारे खड़े लोगों ने किसी तरह बचा लिया। आपके आने पर जिसने दरवाज़ा खोला था वह बेटा ही है। इतना कहकर वह चुप हो गई और कुछ देर सुनने में ताकती रही। फिर उसने अपने अतीत के सभी पृष्ठ एकाएक कर हमारे सामने खोल कर रख दिए। उसने बताया, दीदी, एक ही शहर में रहने के कारण मेरी ससुराल वालों को जल्दी ही पता चल गया कि मैंने परिवार नियोजन के उद्देश्य से अपना ऑपरेशन करवा लिया है। इस पर अंदर ही अंदर वे गुस्से से भर उठे थे, पर ऊपरी सहानुभूति दिखाते हुए दुर्बल अवस्था में ही मुझे अपने साथ वापस ले गए। घर पहुंचकर पति ने जमकर पिटाई की और सास ने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल पीठ ताकती। मेरे चिल्लाने पर पति मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले गया और चीखते हुए बोला, तुझे बहुत पर निकल आए हैं जो तू अपनी मनमानी पर उतर आई है। ले, अब पड़ी रहे दिन भर भूखी प्यासी अपने इन पिल्लों के साथ। इतना कहकर उसने आंगन में खेल रहे दोनों बच्चों को बेरहमी से लाकर मेरे पास पटक दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चला गया। तड़पती रही थी मैं दिन भर जले के दर्द से। ऑपरेशन के टांके कच्चे होने के कारण टूट गए थे। बच्चे भूख से बेहाल थे, पर माँ होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उनके लिए। इसी तरह दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। भविष्य अंधकारमय दिखने लगा था और जीने की कोई लालसा शेष नहीं रह गई थी। अपने उन्हीं दुर्बल क्षणों में मैंने नहीं जीने का निर्णय लिया। अभी पौ फटी ही थी कि दोनों सोते बच्चों सहित मैं कमरे की खिड़की से, जो बहुत ऊंची नहीं थी, कूदकर सड़क पर तेजी से चलने लगी। घर से नहर ज़्यादा दूर नहीं थी, सो अंतिम विकल्प मान आंखें बंद कर बच्चों सहित उसमें कूद गई। जब होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। बेटे को ऑक्सीजन लगी हुई थी और छुटका जीवन मुक्त हो कहीं दूर बह गया था। डॉक्टर इस घटना को पुलिस केस मानकर बार बार मेरे घर वालों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैं इस बात से बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरे पति को यदि मेरे बारे में कुछ भी पता चल जाता तो पुनः उसी नरक में धकेल दी जाती, जो मैं चाहती नहीं थी। तब मैंने एक डॉक्टर को अपनी आपबीती सुनाते हुए उनसे मदद मांगी, तो मेरी हालत को देख उन्होंने इस घटना को अधिक तुलना देकर जल्द ही मामला रफा दफा करवा दिया और मैं पुलिस के चक्करों में पड़ने से बच गई। अब तक डॉक्टर मेरे बारे में सब कुछ जान चुके थे, इसलिए वह मुझे बेटे सहित अपने घर ले गए, जहां उनकी माँ ने मुझे बहुत सहारा दिया। सप्ताह भर मैं उन्हीं के घर रही। इस बीच डॉक्टर साहब ने आपके द्वारा दिए 29,000 रुपयों की मदद से यहाँ भोपाल में हमें एक कमरा किराए पर लेकर दिया। साथ ही मेरे लिए सिलाई का सारा इंतज़ाम भी कर दिया। पर मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे सिले कपड़े बिकेंगे कैसे। इस बारे में मैंने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे एक गैरकारी संस्था के अध्यक्ष से मिलवाया, जो गरीब स्त्रियों की सहायता करते थे। उन्होंने मुझे भी सहायता देने का आश्वासन दिया और मेरे द्वारा सिले कुछ वस्त्र यहाँ के वस्त्र विक्रेताओं को दिखाए, जिन्होंने मुझे फैशन के अनुसार कपड़े सिलने के कुछ सुझाव दिए। मैंने उनके सुझावों के मुताबिक कपड़े सिलने शुरू कर दिए, जो धीरे धीरे लोकप्रिय होते गए। नतीजा निकला, मेरा काम दिनों दिन बढ़ता चला गया। आज मेरे पास सिर ढकने को अपनी छत है और 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी नसीब हो जाती है। इतना कह शिल्पा हमें अपना घर दिखाने लगी। छोटा सा सादा सा घर, किंतु मेहनत की गमक से महकता हुआ। सिलाई वाला कमरा तो बुटीक ही लगता था, जहां उसके द्वारा सिले सुंदर डिज़ाइन के कपड़े टंगे थे। हम दोनों पति पत्नी शिल्पा की हिम्मत, लगन और प्रगति देखकर बेहद खुश हो गए और उसके भविष्य के प्रति आश्वस्त भी। शिल्पा से बातें करते करते बहुत समय बीत चला था और अब दोपहर ढलने को थी, इसलिए हम घर वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए।
चलने से पहले राघव ने एक लिफाफा शिल्पा को थमाते हुए कहा, शिल्पा, ये वही रुपए हैं जो तुमने हमें लौटाए थे। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि किन किन कठिनाइयों को झेलते हुए तुमने ये रुपए जोड़े होंगे। भले ही आज तुम आत्मनिर्भर हो गई हो, फिर भी बेटे का जीवन संवारने का एक लंबा सफ़र तुम्हारे सामने है। उसे पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाना है तुम्हें, और इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। यह थोड़ा सा धन तुम अपने पास ही रखो, भविष्य में बेटे के काम आएगा। और हाँ, एक बात और, इन पैसों को लेकर कभी भी अपने मन पर बोझ न रखना। राघव की बात सुनकर शिल्पा कुछ देर चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, भैया, आपने मेरे लिए जो किया वह आज के समय में दुर्लभ है। आज मुझे आभास हुआ कि इस संसार में यदि मेरे पति जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो डॉक्टर और आप जैसे महान लोग भी हैं जो मसीहा बन कर आते हैं, और हम निर्बल और असहाय लोगों का संबल बन उन्हें जीने का सही राह दिखाते हैं। इतना कह सजल नेत्रों से हमारा आभार प्रकट करते हुए वह राघव के चरणों में झुक गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।